नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, मात्र 6 घंटे के अंदर से जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके 78 फैसलों को पलट देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है, उसमें डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना, अवैध प्रवासियों को बाहर करना और क्लाइमेट चेंज से बाहर निकलना। इसमें भी जो 78 फैसले हैं, 78 फैसलों में 15 सबसे बड़े जो बदलाव किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, 15 सबसे बड़ा बदलाव जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ये 15 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिससे पूरी दुनिया इस समय शौक में है, चिंतित हो गई है। तो इसके समझते हैं डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला इनका बदलाव क्या है, जन्मजात नागरिकता को लेकर है। जैसे ट्रंप ने कहा कि जो जन्मजात नागरिकता मिलती है उसे हम खत्म कर देंगे। होता क्या था, जैसे कोई भी जो आईटी प्रोफेशनल हो गया, कोई भी वर्क काम करने के लिए, या अवैध प्रवासी भी हो गए, वो अमेरिका के अंदर जाते थे। तो अमेरिका में एक कानून था, अमेरिका में एक कानून है जो 150 सालों से चल रहा है। वो अमेरिका के जो संविधान है उसमें 14वां संशोधन हुआ था। उस संशोधन के तहत एक कानून बनाया गया था कि कोई भी, चाहे प्रवासी हो अप्रवासी हो, अगर वहां पर अमेरिका के अंदर रह रहा है, तो अमेरिका के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको जन्मजात वहां की नागरिकता मिल जाएगी। जब किसी बच्चे को जन्मजात वहां की नागरिकता मिल जाएगी, तो उसी बहाने उनके माता पिता भी अमेरिका में रह सकते हैं। या दुनिया भर के जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, अन्य जगहों से लोग अच्छे रोजगार के लिए अमेरिका में पहुंचते हैं, उसके लिए अमेरिका इतना ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता था। अब ये 150 साल पुराने कानून को डोनाल्ड ट्रंप अब चैलेंज कर रहे हैं, करे कि अब हम खत्म कर देंगे। इन्होंने 30 दिन का मौका दिया है, 30 दिन का मौका दिया है कि 30 दिन के अंदर से जो भी बच्चे, जिस भी बच्चे का जन्म होगा, वो अमेरिका का नागरिक होगा। लेकिन 30 दिन के बाद जो भी बच्चा अगर अमेरिका के अंदर जो अवैध प्रवासी हैं, अगर वो जन्म लेता है, तो उसके बच्चों को अमेरिका की जो नागरिकता है वो नहीं मिलेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दुनिया में दो तरह से बच्चों को नागरिकता मिलती है। पहला, राइट ऑफ सॉइल्स, यानी बच्चे का जन्म जहां जन्म होता है वहां का वो नागरिक बन जाता है। दूसरा है राइट ऑफ ब्लड, यानी कि बच्चे के माँ बाप जहां के नागरिक है, बच्चे भी वहीं के नागरिक बन जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर और बच्चों के जन्म देते थे। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में भी रुकते थे। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी। नागरिकता के बहाने माता पिता आसानी से वहां पर सरवाइव कर पाते थे। अमेरिका में यह ट्रेंड काफी लंबे समय से चला आ रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि 150 सालों से चला आ रहा है। अब यह भी बताया जा रहा है कि प्यू रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि करीब जो 16 लाख भारतीय बच्चों हैं, उनको अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। अगर ऐसा हुआ तो भारत पर भी इसका असर मिलेगा, पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो आईटी प्रोफेशनल है वो जाकर अमेरिका के अंदर जॉब करते हैं। उस जॉब के दौरान अगर कोई भी बच्चा वहां पर पैदा होता है तो उसे अमेरिका जो सिटीजनशिप है, नागरिकता मिल जाती है। दूसरा बड़ा बदलाव क्या किया गया है, कैपिटल हिंसा के दोषियों को माफी देना। जो डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल हिल्स, जो अमेरिका की संसद है, वहां पर 2020 में जैसे ही हारते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, वो जो कैपिटल हिल्स है वो से घेराव कर लेते हैं। उन पर जो बाइडेन सरकार है वो उन्हें दोषी पाया गया, अदालत जो है दोषी पाई गई और उन्हें जेल में बंद कर दी। करीब ये 1600 थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये देशभक्त हैं, ये अपराधी नहीं, देशभक्त है। जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उससे मतलब कुछ ज्यादा छूट हो गई, मतलब भूल हो गई, इस वजह से उन्हें सजा मिल गई है, हम इन्हें रिलीज करते हैं। वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप 1600 जो थे उन्हें रिलीज कर दिया। अब आती है तीसरा। तीसरा है अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालना। ये क्या है? इसमें ट्रंप ने देश में अवैध अप्रवासियों की एंट्री को बैन करने के लिए और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर के पार छोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हम उन्हें पकड़ेंगे और बॉर्डर के पास छोड़ देंगे। अमेरिका में बताया जा रहा है कि टॉप 5 देशों के जो अवैध प्रवासी हैं, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिको के हैं। मैक्सिको के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिका में अवैध रूप से एंटर कर जाते हैं। वही 28 लाख भारत दूसरे स्थान पे, तीसरा चाइना है 22 लाख, फिलीपींस है 20 लाख, फिर अल सल्वाडोर है 14 लाख। मतलब टॉप 5 देश है जहां से अवैध अप्रवासी अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं। ये अप्रवासी होते क्या है? अप्रवासी एक दूसरे देश के नागरिक होते हैं, दूसरे देश के होते हैं, जो अपना देश छोड़कर अच्छे माहौल के लिए, अच्छे जॉब के लिए, स्थायी रूप से किसी अन्य देशों में बसने के लिए जाते हैं। तब उन्हें कहा जाता है अप्रवासी, कहा जाता है इमिग्रेंट्स कहा जाता है। ये था तीसरा इनका सबसे बड़ा फैसला। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि दुनिया के जो 20% अप्रवासी हैं, दुनिया के
20% अप्रवासी है वो अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक तो यहाँ तक रहने वाले अप्रवासियों की संख्या करीब लगभग 4.25 करोड़ हो गई थी। तो ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि उन्हें बाहर निकाल दें। यहाँ पर देखिए ये अमेरिका और यूएस का बॉर्डर है, अमेरिका और जो मैक्सिको है उसका बॉर्डर है। यहाँ पर देखिए प्रवासी बैठे हुए हैं, एक तरफ है अमेरिका के सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। तो अमेरिका के जो मतलब नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका मानना है ये पहले ही कार्यकाल में अपना जो पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया कि जो मैक्सिको है, मैक्सिको में एक बहुत बड़ी दीवार, बहुत ऊंची दीवार बनाएंगे ताकि किसी तरीके से जो अप्रवासी है मैक्सिको के रास्ते से वो अमेरिका में एंटर न कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं है। फिर मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिए हैं, इमरजेंसी का ऐलान कर दिए हैं कि कोई भी इस बॉर्डर से क्रॉस करके इधर उधर नहीं जा पाएगा। अब फिर उसके बाद तीसरा ये हो गया, फिर उसके बाद चौथा डिसीजन क्या है, टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, इसको बैन करने के लिए एक कानून बनाया गया था जो बाइडेन यानी जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के उनके द्वारा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने कहा कि हम इस बैन को हटा रहे हैं और 75 दिनों का मौका दे रहे हैं टिकटॉक को फिर से इसमें चालू रहने के लिए। उनका मानना यह था कि जो टिकटॉक है इसका वो इस्तेमाल किए थे युवाओं का दिल जीतने के लिए। इन्होंने अपने प्रचार के दौरान टिकटॉक का इस्तेमाल किया था, इसलिए कह रहे थे जो टिकटॉक है ये काफी बेनिफिशियल है, ट्रंप के लिए बेनिफिशियल है। अब ये कह रहे हैं कि अगर 50% तक मालिकाना हक अमेरिका के पास आ जाता है टिकटॉक का, अमेरिका की किसी व्यक्ति या कंपनी के पास आ जाता है, तो हम टिकटॉक को अमेरिका के अंदर बने रहेंगे और टिकटॉक को और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, ये कहना है उनका। छठवां है, अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर होंगे, सबसे बड़ी बात है उनका। वो कह रहे हैं कि भाई 2 जेंडर होंगे और तीसरा जेंडर होगा ही नहीं। 2 जेंडर्स मतलब जो ट्रांसजेंडर हैं वो उनके खिलाफ है। ट्रांसजेंडर्स मतलब कि कह रहे हैं कि सिर्फ मेल होगा और फीमेल होगा, यानी कि पुरुष होगा और महिला होगी। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर है उस जेंडर को मानते ही नहीं है, बोले कि ट्रांसजेंडर को हम सेना में नहीं रहने देंगे, और भी मतलब कई सारे स्टेप उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ हम लागू करेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी किसी प्रकार का छूट नहीं देंगे। और यह भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका की सेना है इसमें से फीमेल्स और ट्रांसजेंडर 2 कैटेगरी को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जो अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो कमजोर हो रही है, उसमें सिर्फ मेल रखेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है लेने के लिए। 7वां फैसला है पनामा नहर को लेकर। यहाँ पर देखिए ये जो पनामा नहर है इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 82 किलोमीटर से लंबा ये पनामा नहर से, पनामा देश में ये पनामा नहर बना है। इसके अगर बैकग्राउंड में जाए तो इससे सबसे पहले इसका जो निर्माण कराया गया था फ्रांस के द्वारा निर्माण कराया गया था। फ्रांस ने फिर इस नहर को सौंप दिया किसको, यूएस को, यानी कि अमेरिका को सौंप दिया। फिर इसका पूर्ण तरीके से निर्माण किसने कराया, अमेरिका के द्वारा कराया गया। फिर वो अमेरिका ने 1999 में ये जो पनामा नहर है पनामा देश को सौंप दिया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कह रहे हैं कि हमें फिर से जो पनामा नहर है इस पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस नहर को हमने बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा ये नहर टैक्स अमेरिका से ही वसूल रही है। इसे ऑपरेट कौन कर रहा है, चीन ऑपरेट कर रहा है इस नहर को, इसका कार्यभार है चाइना के एक कंपनी के द्वारा देखा जा रहा है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, ये कह रहे हैं कि हम इस नहर को फिर से वापस लेंगे। हालांकि पनामा कह रहा है कि हम इस नहर को वापस देने वाले नहीं है। पनामा नहर के बन जाने से, पनामा नहर से 2 महासागर को जोड़ता है, एक प्रशांत महासागर है, एक अटलांटिक महासागर है। इसमें अमेरिका का जो पश्चिमी शहर है जैसे सैन फ्रांसिस्को हो गया, अगर इससे अमेरिका को न्यूयॉर्क सिटी तक जाना है तो इस नहर के माध्यम से 8,370 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंच जा सकता है। वहीं अमेरिका को सैन फ्रांसिस्को से अगर पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर लगाते हुए जाना पड़ेगा तो 20,900 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा अमेरिका को फायदा है। अमेरिका को प्रशांत से अटलांटिक जाने के लिए, अमेरिका को पश्चिमी से पूर्वी अपने शहरों में जाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा इसको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आठवां इनका बड़ा फैसला क्या है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना है। ये कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका हम चाहते हैं कि नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दें। कह रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ अमेरिका है ये नाम भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और उसके साथ साथ जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इस पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो अमेरिका का है। इस पर अमेरिका की जो ज़्यादा यहाँ पर कार्यभार होता है, अमेरिका का जो प्रभाव है गल्फ ऑफ मैक्सिको ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होना चाहिए, इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। फिर आते हैं नवे बदलाव के ऊपर से। नवा इनका बदलाव क्या है, नवा बदलाव है कि जैसे इन्होंने कह रखा है कि जो WHO है
WHO, फिर उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है उससे वो बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने कहा कि जो WHO है इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा जो पैसा है वो यूएस देता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका देता है। लेकिन फायदा किसको मिलता है? अन्य देशों को मिलता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो WHO है इसका फायदा अन्य देशों को मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा पैसा WHO में कंट्रीब्यूट कौन करता है? अमेरिका करता है। फिर बात आ रही इनको क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, इसमें हुआ क्या था? पेरिस समझौते में, पेरिस समझौता में हुआ था कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा को कम करना है। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब इसमें मेंटेन करके रखना है, इससे ऊपर बढ़ने नहीं देना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है कुछ होता नहीं है, इससे जो अमेरिका है इसको नुकसान है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करके अपनी जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ कर रहा है। इसमें अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो उसको बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। तो हम इस क्लाइमेट चेंज से भी बाहर निकलते हैं, WHO से भी बाहर निकलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर निकल गए और उससे भी बाहर निकल गए। फिर अब आती है उनकी टैरिफ की बात। अब आता है जो 10वां 11वां प्रश्न है उनका, कि मतलब जो टैरिफ है, टैरिफ को लेकर बोले हैं दूसरे देशों पर लगाने के लिए। उन्होंने पहले ही कहा कि जैसे मैं चुनाव जीतूंगा वैसे ही जो कनाडा है, मैक्सिको, कनाडा और मैक्सिको दोनों देशों से मैं 25% तक जो टैरिफ है वो उगाना शुरू कर दूंगा। इसके 10 दिन के बाद ही फैसला, उन्होंने कहा 10 दिन के बाद 1 फरवरी से फैसला लागू हो जाएगा। और उसके साथ यह भी कहें कि जो दूसरे अमेरिका, जो ट्रंप है, उन्होंने कहा कि अब तक हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सरकार है दूसरे देशों को अमीर बनाने के चक्कर में लगी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, अब अपने देश के नागरिकों को अमीर बनाएंगे और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएंगे, ऐसा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए अमेरिका हमेशा जो सैन्य मदद और आर्थिक मदद अन्य देशों को देता रहा है, अब उसे बंद करने की बात भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं कि हम किसी को सैन्य और आर्थिक मदद नहीं देंगे, हर देश अपने ऊपर अपना जो खर्च है अपना अफोर्ड करे, अपनी सुरक्षा खुद देखें। इजराइल को इसमें सबसे ज्यादा 308 जो डॉलर्स है इसका मिलता था, सैन्य मदद मिलता है। फिर उसके बाद आर्थिक मदद भी मिलता है। फिर मिस्र को देता है, अफगानिस्तान, दक्षिण वियतनाम, यूक्रेन, ईरान, जो इराक है, साउथ कोरिया है, ब्रिटेन है, और इंडिया को भी देता है। सैन्य मदद भी देता है, $4200 का है। और इसके बाद आंकड़े अरब डॉलर में, 4200 अरब डॉलर से। और फिर $81 अरब का आर्थिक मदद भी देता है। फिर तुर्कियों को भी $81 का आर्थिक सैन्य मदद, फिर $29 का आर्थिक मदद। इतना मदद अमेरिका बार बार करता रहता है, अब उसे भी कह रहे हैं कि हम वहां भी नहीं करेंगे। और उसके साथ इन्होंने जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है इसकी जो कंपलसरी है, अनिवार्यता है, ये खत्म कर दी है। इन्होंने बोले कि हम इलेक्ट्रिक वाहन का जो कंपलसरी है इसे हम खत्म करते हैं। हम जीवाश्म ईंधन को कुछ मानते वानते कुछ नहीं है, हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसकी कंपलसरी जो अनिवार्यता है वो हम खत्म कर रहे हैं। अब हमारी जो इंडस्ट्री है, किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल कोई भी गाड़ी अपने इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आसानी से उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। अब चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे कोई हमारे देश में पैदा करे ना करे, हम अपने देश की सिर्फ आर्थिक तरक्की चाहते हैं, ये ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। फिर आते हैं वो अपने 13वें फैसले के ऊपर। 13वां फैसला उनका है कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों का भेजने का वो ऐलान कर दिए। जैसे ही वो ऐलान किए, उनके भाषण के दौरान वहां पर मौजूद थे एलन मस्क, जो कि उनके समर्थक भी हैं, उनके सपोर्टक भी हैं, उनके सहयोगी हैं। टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलन मस्क, ये खड़े होकर ताली बजाना शुरू कर दी, क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर एक नई इंसानी बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, कि एक अलग से दुनिया होनी चाहिए, मंगल ग्रह पर एक नया बस्ती बसानी चाहिए इंसानों की, वहां पर ले जाकर धीरे धीरे छोड़ा जाना चाहिए, उस पर रिसर्च करने की बहुत बार बात कर चुके हैं। फिर 14वां इनका स्टेप है, 14वां है कि जो विदेशी शत्रु अधिनियम है 1998 उसको लागू करने का वादा किए। जो 1998 है विदेशी 1798 विदेशी शत्रु अधिनियम अमेरिका का। इसमें होता क्या था, इसमें वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें ज़्यादातर करके जो जर्मन हो गया, इटालियन नागरिक हो गए, इनको पकड़ने के लिए, गैर अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाने के लिए किया गया था इसका इस्तेमाल। आपराधिक गिरोहों को, विदेशी आतंकवादी संगठनों को जो है उसे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अब फिर भी इस गिरोह को कंट्रोल करने के लिए ड्रग माफिया, फिर उसके बाद आतंकवादी गिरोह, इसे फिर से पुनर्जीवित करने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। अब आते हैं क्यूबा की तरफ। क्यूबा की तरफ आते हैं तो क्यूबा का क्या मैटर है। क्यूबा का स्लाइड नहीं लगाया फोटो का, पिक्चर्स का, चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं।
क्यूबा एक देश है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसके आगे ही पड़ता है क्यूबा देश। क्यूबा पर भी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो क्यूबा है, क्यूबा को जो ब्लैक लिस्ट है, अमेरिका ब्लैक लिस्ट है, जो जो बाइडन की सरकार थी वहां निकाल दिए थे बाहर। अब ये कह रहे हैं कि हम इन्हें फिर से जो क्यूबा है उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, यानी कि इसे हम टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री के लिस्ट में डालने की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में 22 अमेरिकी जो डिप्लोमेट हैं और उनके परिवार एक अज्ञात बीमारी का शिकार हो गए थे। इन लोगों ने तेज शोर और सिरदर्द की शिकायत भी की थी। तब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स पर ये खास एक रहस्यमय तरीके से हमला किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यूबा। तो इसको लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं। प्लस क्यूबा का रिलेशन चाइना से भी बहुत अच्छा खासा है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दुखी हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो क्यूबा है इस पर हम जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का कंट्री है इसको हम फिर से ब्लैक लिस्टेड करेंगे। ये जो 15 बड़े बदलाव है, 15 बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया जा रहा है, इस फैसले को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से पूरी दुनिया रिएक्ट करती है, अमेरिका के साथ किस तरीके से रिलेशन अपना मेंटेन करके रखते हैं। थैंक यू।